भाजपा में एक बुराई क्या है, इनका दिल बहुत छोटा हो गया। ये तो बस डरते हैं, बात करने के लिए सोचते हैं, कुछ घमंड भी हो गया इनमें। क्या होता है कि सोए इंसान को, जैसे कुंभकर्ण को सोया रहता है, कुंभकर्ण को जगाना पड़ता था, इसी तरह सोई सरकार को भी जगाना बहुत जरूरी है। अगर नहीं चिल्लाएंगे तो धीरे से बोलेंगे तो सुनते ही नहीं। तो सबसे पहला नाम है सीएम धामी। वो धामी क्या क्या धामी बोलते हैं उसको, धाकड़ धामी तो नहीं है। वो कर लेते हैं हरीश रावत जी। अगोरा चमार। आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं तुलसी और आप देख रहे हैं नेशन वन अनस्क्रिप्टेड। और आज हमारे शो में जो हमारे खास मेहमान हैं वो उत्तराखंड की राजनीति में एक बड़ा चेहरा है। वो अपनी सीधी बात, बेबाक आवाज और कंट्रोवर्सीज के लिए बड़े जाने जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शेरे गढ़वाल हरक सिंह रावत जी की। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो नेशन वन अनस्क्रिप्टेड में। नमस्कार जी। तो हरक जी, सबसे पहले तो ये बताइए कैसे हैं आप, आपका स्वास्थ्य पानी सब कैसा है? ठीक है, अभी एकदम ठीक हूँ। बढ़िया है। थोड़ा कोविड के बाद थोड़ा सा सबको ही प्रॉब्लम आई, तो हमें भी आई, लेकिन अब बिल्कुल एकदम फिट हूँ मैं। मतलब बिल्कुल फिट है? जी जी। और आजकल आपको बड़ा आक्रामक छवि हम देख रहे हैं, आपको एकदम एग्रेसिव हरक सिंह को हम देख रहे हैं। मतलब अभी तो चुनाव में टाइम है, अभी से फील्ड में उतर गए हैं आप? नहीं, देखिए उत्तराखंड प्रदेश है और इसमें हमको लग रहा है कि 2027 नहीं है तो जनवरी में चुनाव होगा, तो दिसंबर से तो एक ही साल हमारे पास है। और उत्तराखंड जैसे प्रदेश के लिए एक साल कोई ज्यादा नहीं है, पवित्र राज्य है। यहाँ एक ब्लॉक में आप एक हफ्ते में जो है पूरा ब्लॉक का भ्रमण नहीं कर सकते। तो इसलिए, और दूसरा कि इस समय जो परिस्थितियां हैं प्रदेश के अंदर, लगातार जिस तरह मुद्दे बन रहे हैं, जिस तरह परेशानियां हैं लोगों की, आपदा आ गई है, तो उस मुद्दे पे अगर हम आक्रामक नहीं होंगे तो सरकार सोई रहेगी। हम चिल्लाएंगे तो सरकार को लगेगा कि भाई जगेगी सरकार। तो जो सोई हुई सरकार है उसको जगाना बहुत जरूरी है। वो जगेगी तो कुछ लोगों का भला होगा। तो कई बार क्या होता है कि सोए इंसान को, जैसे कुंभकर्ण को सोया रहता है, कुंभकर्ण को जगाना पड़ता था, इसी तरह सोई सरकार को भी जगाना बहुत जरूरी है। अगर नहीं चिल्लाएंगे तो धीरे से बोलेंगे तो सुनते ही नहीं, शांति से बोलेंगे तो सुनते ही नहीं। जब आक्रोश में हम बोलते हैं और जनता की आवाज हमारे आवाज के साथ जुड़ती है तो सरकार फिर हिलती है तो फिर वो अपने को बचाने के लिए, अपनी छवि को सुधारने के लिए फिर कुछ न कुछ अच्छा काम करते हैं। तो हमारे चिल्लाने से अगर सरकार गलत रास्ते पे जाने से रुक जाए, सरकार दुर्घटना होने से बच जाए, अच्छा है, किसी का तो भला होगा। बिल्कुल। हरक जी, कल जो इतना बड़ा बवाल हुआ है भाजपा और कांग्रेस के बीच में, धक्का मुक्की और क्या क्या बयान भी हुए भाजपा वालों ने ना जी, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए ये परंपरा ही ठीक नहीं है। अब उन्होंने शुरुआत उन्होंने कर दी कि भाई कांग्रेस सरकार, भाई हम सत्ता में थोड़ी है। दूसरा बिहार की घटना, वो भी उस पर बहुत साफ बात भी होगी, किसी का जो कार्यकर्ता था वो भाजपा का ही कार्यकर्ता था। तो इसको मतलब प्लानिंग से किया गया ये सब। हाँ बिल्कुल, एकदम ऐसा लग रहा है। नहीं तो भाजपा का कार्यकर्ता मंच पे जाता है, माना कुछ शब्दों को प्रयोग करता है जिससे कि भाजपा को एक पूरा मुद्दा मिल जाए। राहुल गांधी जी और जिस तरह बिहार में इस समय आक्रामक कांग्रेस और माननीय तेजस्वी यादव जी जो है जिस तरह आक्रामक हो रखे हैं, उसको उसके आक्रामक और उसको ढीला किया जा सके, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी तरह इन्होंने आज कल कांग्रेस कार्यालय पे किया, प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन अब इन्होंने शुरुआत कर दी है। जब गेंद हमारी तरफ फेंके तो अभी गेंद इनकी तरफ जाएगी। इन्होंने तो एक 2 ही रन बनाए, हम तो 6 मारेंगे और कल से मारना शुरू कर रहे हैं। अच्छा। कल हमने, आज मैं इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हो गया कि आज हमने एक प्लानिंग किया। मैंने कहा महिला कांग्रेस जो है कल भाजपा कार्यालय में प्रदर्शन करेगी। अच्छा। इसलिए प्रदर्शन करेगी कि अभी
महिला आयोग भारत सरकार की महिला आयोग की जो अध्यक्ष है उसने ट्वीट किया अपनी साइट पे कि जो देश के महिला अपराधों में सबसे ज्यादा देहरादून का नाम उसमें शामिल हुआ है। हाँ, कि जो मतलब 10 अनसेफ सिटी में जो सबसे ज्यादा 10 सिटी जो देश की जिनमें महिला अपराध सबसे अधिक है, महिलाएं सुरक्षित हैं, उसमें देहरादून का नाम नंबर 1 पे है पूरे देश में। 10 सिटी है और उन 10 सिटी में भी नंबर 1 है। 60% उसमें बताया गया है कि वो सिर्फ 4% ही उसमें कम है पूरे देश में, और 60% उसमें बताया कि देहरादून में इतना ज्यादा बढ़ गया है क्राइम कि विमेंस के लिए सेफ ही नहीं। हाँ, तो हम कल भाजपा काले पे हमारा प्रदर्शन है, महिला कांग्रेस की ओर से है, सब लोग हम उसमें सहयोग करेंगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज हमें बड़े शर्म लग रही है कि ये देवभूमि है, सनातन की धरती है, बद्री केदार, गंगोत्री अमृति, गंगा की धरती, जगेश्वर की धरती, नीलकंठ की धरती, वैष्णो देवी की धरती, तारकेश्वर की धरती, सिद्धि बाबा की धरती, और उस धरती पे अगर इस तरह का आज हमारी इमेज पूरे देश में क्या हो गई कि महिला उत्पीड़न के मामले में, महिला अपराधों के मामले में हमारा प्रदेश का मुख्यालय है देहरादून, देश में नंबर 1 है। तो ये हम शर्मसार हो गए। हंसा धनाई बेलवंती चौहान जिन्होंने इस राज्य के लिए लड़ाई लड़ी है, प्राणों की आहुति दी है, आज उनकी आत्मा रो रही होगी कि हमने इसलिए उत्तराखंड बनाया कि जहां हमारी बेटियां, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं रह सकती हैं, हमारी माताएं सुरक्षित नहीं रह सकती हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा दुखदायी विषय है। तो इसलिए जो भाजपा जबरदस्ती गेंद, उन्होंने तो गेंद मारी थी, अब हम उनके खिलाफ जो, और सच्ची बात पे अभी उनके प्रदेश अध्यक्ष का, उनके देहरादून पुलिस का आया कि साहब एक गलत रिपोर्ट है, तो मुकदमा दर्ज करो ना उनके खिलाफ। जो अखबार जैसे स्टोरी छापी है, जिन अखबारों ने, जिस महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट किया है, उसके अलावा मुकदमा क्यों नहीं कर रही पुलिस? अच्छा, इसका लिंक भी मतलब आप जाके देख सकते हैं, आपको पूरी रिपोर्ट पता लग जाएगी, फिर भी उन्होंने ऐसा ट्वीट कर दिया मतलब कि नहीं ये झूठी रिपोर्ट है। हाँ, आज अभी जो उत्तराखंड महिला आयोग के अध्यक्ष है वो कह रही है कि झूठी रिपोर्ट है। तो झूठी रिपोर्ट है तो भाई अपने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो कि तुमने झूठी रिपोर्ट क्यों लिखी। उन न्यूज चैनलों के खिलाफ, उस न्यूज़पेपर के खिलाफ, मैं नाम ले रहा हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने पूरी स्टोरी छापी है, तो उसके अलावा मुकदमा दर्ज करो कि भाई इसने गलत रिपोर्ट की है। हमको सपना थोड़ी हो रहा है, हालांकि हमें मालूम है भाई, रोज दिखता है आईएसबीटी के पास एक लड़की के साथ किस तरह की घटना हुई, बिल्कुल लगातार घटनाएं हो रही हैं यहाँ। इसके पीछे जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखो सरकार है। देखो जब आप जो है, देखो जब सरकार खाने कमाने में लग जाती है, खनन, भू माफिया, शराब माफियों से, तो वो फिर क्या होता है कि जो शराब माफिया है, जब अंडर टेबल आपको पैसा देगा, जब वो भू माफिया अंडर टेबल आपको पैसा देगा, खनन माफिया आपको अंडर टेबल पैसा देगा, तो वो फिर चौड़ा होकर घूमता है। उसको लगता है मेरे को कोई रोकने वाला नहीं है, पुलिस उसका कुछ कर नहीं सकती। और इसलिए हमेशा कभी कभी क्या होता है, और बड़ी बड़ी बातें करते थे, भाई क्या अंकिता हिंदू नहीं है? बिल्कुल। क्या जितेंद्र हिंदू नहीं है जिसकी हत्या हुई या आत्महत्या करने के लिए बातें किया गया? वो लड़की, बच्ची जिसकी खुद की मां ने, जो भाजपा महिला मोर्चे की जिला अध्यक्ष थी, खुद की मां ने अपने 13-14 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करवाया, वो बच्ची क्या हिंदू नहीं है? वो बलात्कार कराने वाली उसकी मां हिंदू नहीं है? जो लाल कुआं में जिस महिला के साथ, जिस महिला का शोषण हुआ, और जो भाजपा का दर्जाधारी मंत्री था, वो क्या हिंदू नहीं है? अल्मोड़ा में भी हिंदू, जिस लड़के के साथ गलत हुआ और करने वाला भी हिंदू, भाजपा का कार्यकर्ता, चंपावत में भी यही। तो सब जगह जो है, जो हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, वो भी हिंदू, और करने वाले भाजपा के लोग, और वो भी हिंदू। तो कहां आप इस प्रदेश को ले जा रहे हो? और फिर कई फर्जी रिपोर्टों में छुपाएंगे
कि सबसे देश का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री या सबसे ज्यादा सरकार सबसे अच्छे काम करने, मैं आप तो क्या काम किया इस सरकार ने? कोई काम आप बता दे। मैं भी कोटद्वार गया था, लाडंग चिलखा सड़क नहीं बनाई, जितना मैं बना देता उसके आगे एक कील नहीं लगी। जो मेरठ से कोटद्वार सड़क बन रही वो मैंने स्वीकृत करा रखी है। कोटद्वार से श्रीनगर तक जो सड़क में काम चल रहा है वो मेरी करा रखी है। इन 3 सालों में क्या किया आपने? तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सरकार बिल्कुल, आज रोजगार के नाम पर देख लो क्या रोजगार, किसको मिल रहा रोजगार? आज लोगों ने पेपर देना ही बंद कर दिया क्योंकि घोटाले इतने हो गए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी आपके मन में हो कि मैं पीसीएस अफसर बनूं या मैं कोई अन्य सेवा चयन में भरूं, फिर आप नहीं भरोगे। क्यों नहीं भरोगे? कोचिंग लोगी, तैयारी करोगे, पैसा खर्च होगा। अब एक सामान्य बच्चे के लिए, लड़के के लिए तो मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल होता है। कैसे करके माँ बाप कोचिंग कराते हैं, कैसे करके माँ बाप जो है पढ़ाते हैं। अब फॉर्म भराते हैं, उसमें पैसा लगता है, फिर जहां सेंटर पड़ेगा एग्जाम का वहां भी जाएंगे, और तब तक जब तक एग्जाम होना तब तक पेपर लीक लगातार। ऐसे क्या हो गया कि लगातार राजस्थान में पेपर लीक हुआ था, तब तो भाजपा ने पूरा मुद्दा बना दिया राजस्थान में। तुम्हारे यहां तो एक भी पेपर ऐसा नहीं है जो सुरक्षित हो। अध्यक्ष चयन आयोग में सारे पेपर लीक, सारे पेपर लीक करने वाले भाजपा कार्यकर्ता। लोक सेवा आयोग में सारे पेपर लीक करने वाला भाजपा का मंडल अध्यक्ष। ऐसा क्या हो गया कि सारे अपराध पिछले 3-4 सालों में उत्तराखंड में जितने अपराध हो रहे हैं, जितनी हत्याएं हो रही हैं, जितने बलात्कार हो रहे हैं, सब में भाजपा के नेता क्यों इन्वॉल्व है? तो ये एक भारतीय जनता पार्टी को मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा कि, और क्योंकि वो सत्ता में है, अगर विपक्ष में होते तो कुछ भी करते तो शायद पूरे प्रदेश पे उसका असर नहीं होता, लेकिन क्योंकि वो सत्ता में है तो उसका असर पूरे प्रदेश की आम जनता तक पड़ता है, गांव में रहने वाले लोगों पर पड़ता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जिस तरह आडम्बर सारे लूट रहे हैं प्रदेश को। अभी खनन की स्थिति देखो, इसलिए तो ये आपदाएं आ रही है। जब गलत तरीके से खनन होगा, मैं ये नहीं करूं, मैं खनन के खिलाफ नहीं हूं, खनन होना चाहिए। जैसे मैं आप कोटद्वार की रहने वाली हैं, खो नदी है या दूसरी नदी है कोटद्वार की, अब उनमें माना रेत बजरी भर गया तो अगर नहीं हटाया जाएगा तो पानी ऊपर बस्तियों में आएगा। तो खनन होना चाहिए, ये तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल, कि बीच में गहरा हो जाए और किनारे किनारे सुरक्षित रह जाए। तो उल्टा हो रहा है, क्योंकि चोरी करके होता खनन। जेसीबी नहीं चला सकते तो ये रात को जेसीबी चलाते हैं, तो इसलिए कोई देखे ना, किनारे किनारे करते हैं, और किनारे किनारे और खड्ड हो जाता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब जब तरीके से नहीं आप वो करोगे तो ये दिक्कतें होंगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो पहले एक कहावत थी ना कि राजा के भाग्य से प्रजा का भाग्य होता है। राजा अगर दुष्कर्मी हो, राजा अगर खराब काम करता है तो सूखा पड़ जाता था। आपको ध्यान होगा, हम इतिहास में पढ़ते हैं, जब राज सिस्टम था तो सूखा पड़ता था तो राजा तपस्या करता था, पूजा करता था, बारिश के लिए तपस्या करता था राजा। तो इसलिए करता था कि राजा के कर्म से, अब इसमें राज सिस्टम तो है नहीं, लोकतांत्रिक सिस्टम है, तो जो सरकार है वही राजा है। तो इसलिए इनके कुकर्मों, इस सरकार के कुकर्मों का नुकसान आज उत्तराखंड की जनता को त्राई त्राई हो रही है। उत्तराखंड की जनता भुगत रही है, आज जगह जगह आपदाएं आ रही हैं। अब हिमाचल ने अपने को विशेष आपदाग्रस्त घोषित कर दिया। आज मैंने मांग की है सरकार से, केंद्र सरकार से, कि भाई 90% भारत सरकार देती है। जब मैं आपदा प्रबंधन मंत्री था तिवारी जी के साथ समय में, उस समय 100% केंद्र सरकार देती थी आपदा प्रबंधन का सहायता, और प्रदेश सरकार का कोई भी वो नहीं लगा। अब 10% प्रदेश सरकार दे रही है। और विशेष करके जिस तरह 2013 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, केदारनाथ में आपदा आई थी, तो मैंने प्रधानमंत्री से मिलकर उनको एक प्रस्ताव दिया
कि इसको विशेष राज्य का आपदा प्रबंधन दर्जा दिया जाए और जो आपदा प्रबंधन के नियम है उनको शिथिलीकरण करते हुए जैसे कॉमर्शियल यूनिट को, जैसे होटल को, दुकान को आपदा प्रबंधन में कोई सहायता नहीं दी जाती है। तो मैंने केदार घाटी में कोई होटल टूटे जिसका जितना नुकसान हुआ उसको वैल्यू निकाल के उसको उतना सहायता दी गई। अब आज इनकी जो नियमावली है उसमें 1,30,000 अगर कोई किसी का घर टूटता है तो 1,30,000 देना है। 1,30,000 में तो बाथरूम नहीं बन रहा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि भाई इन 32,000 दे रहे हैं गाय और उसके खच्चर के, बकरी को 4,000 रुपए दे रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई कम से कम इतना तो दो। इसलिए नियमों में शिथिलीकरण होना चाहिए। जब तक नियमों में शिथिलीकरण नहीं होता ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। अच्छा, आपने अभी खनन की बात करी, इससे मुझे एक आपकी बात याद आ रही है। आपने कहा था कि जो 30 करोड़ की एफडी वाली बात आपने कही थी कि खनन माफिया से आपने 30 करोड़ रुपए जमा करवाए और उसमें आपने भी कुछ धनराशि दी। इस बात में मतलब क्या सच्चाई है, क्या मामला था सर, ये थोड़ा सा बताइए। मैं इसलिए कह रहा हूँ भारतीय जनता, मैंने भी ये नहीं कहा कि चेक्स नहीं दिया, मैंने भी चेक से कहा। जब त्रिवेंद्र जी कह रहे हमने चेक से लिया, आपको ध्यान होगा मेरा इंटरव्यू देख लीजिएगा किसी चैनल पे, मैंने कहा ठीक है 27 के बजाय मैंने 30 बोल दिया और मैंने जानबूझ के बोला। कभी किसी से सच निकलवाना होता ना, मैं 27 करोड़ बोलता तो किसी का बयान नहीं आता। अच्छा, जानबूझ के बोला आपने? हाँ, मुझे मालूम था 27 करोड़ का, मैंने जानबूझ के 30 करोड़ बोला, जिससे कि मैंने कहा वो सफाई देने में जो है ये सोचा हर सिंह नॉलेज गलत है, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इसलिए सच बोल देंगे। नहीं 30 नहीं 27 करोड़। 30 और 27 को बहुत बनता अंतर तो है नहीं, मतलब ब्याज लग के तो हो ही गया वो 30-35 करोड़ रुपए। तो मैं कह रहा हूं जब हमसे कहा गया कि भाई मीटिंग हुई कि भाई सब मंत्रियों को सहायता करनी है, विधायकों को सहायता करनी है, 25 करोड़ के लक्ष्य रखा गया था उत्तराखंड के लिए। पर उत्तराखंड प्रदेश को चलाने के लिए, पार्टी को चलाने के लिए, कांग्रेस मतलब संगठन को चलाने के लिए 25 करोड़ की एफडी बनेगी और उसका ब्याज से जो है जिला मुख्यालय का, प्रांत मुख्यालय का, जिलों को जिला मुख्यालयों के खर्चे, जो बिजली का बिल है वो सब खर्चे दे जाएंगे। जो 25 करोड़ की एफडी पे ब्याज मिलेगा, 6% मिलता ही है, तो 1 करोड़ रुपए साल भर का 6 लाख मिलेगा, तो 25 पे समझ 1 करोड़ रुपए ब्याज मिलेगा, उससे पूरी प्रदेश की पार्टी चलेगी। तो मेरे को भी कहा गया कि भाई आपको देना है। अब मैं कहां से दूं? तो मैं रामनगर गया, मैंने वहां कुछ खनन वाले जो थे, पट्टे वाले, क्रेशर वाले, पट्टे वाले, उन सबको बुलाया, उनसे कहा भाई 10-10 लाख रुपए चेक लाओ। कुछ लोगों ने 10 के दिए, कुछ ने 5 के चेक दिए। फिर मैं हल्द्वानी गया, मैंने वहां भी बुलाया गोला पार्क के नदी वालों को, क्या 10 लाख के चेक लो। वहां भी कुछ ने 10 के दिए, कुछ ने 5 के दिए। फिर मैंने हरिद्वार गया, वहां भी मैंने बुलाया खनन वालों को। अब कोई ईमानदार है तो देगा नहीं चंदा। मुझको आप बता दो, अगर हम सरकार में नहीं होता, मैं मंत्री नहीं होता उस समय, आज दे रहा मेरे कहने से कोई कांग्रेस को चंदा 10 लाख रुपए, ज्यादा देगा वो भी मेरा चेहरा देख के कि पता नहीं कब इससे काम पड़ जाए, 10,000 दे देगा, ज्यादा 1 लाख रुपए देगा, बहुत हुआ 2-4 मिलेंगे ऐसे कि जो 1 लाख रुपए दे देंगे। तो कहीं ना कहीं वो खनन के नंबर 2 के काम करने वाले लोग तो थे। और मैं कह रहा हूं अगर आप पाक साफ हो, लिस्ट जारी कर दो, आप लिस्ट जारी कर दो ना, क्या दिक्कत है? आपने चेक से लिया है तो लिस्ट जारी कर दो कि भाई किसने कितना पैसा दिया, किस फैक्ट्री वाले दिया। देहरादून के लोगों को यह हक तो है ना जानने का, देहरादून के लोगों को यह हक तो है ना जानने का क्या हमारे देहरादून में कौन ऐसे दानदाता है, हरिद्वार हाँ इतना पैसा दिया। और मैंने आप एक चीज और मांग करी कि भाई भाजपा कोई ऐसी गरीब थोड़ी है, सरकार में हो, इस समय उस पैसे को आप मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कर दो, उस पैसे को मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कर दो। और जो आपदा आई है उस पैसे से कुछ तो मदद होगी ना। आप बैंकों से ले रहे हो सहायता, बैंक फोटो खिंचा रहे हो कि फलाना बैंक ने, SBI ने मुख्यमंत्री को 1 करोड़ रुपए के चेक देते हुए सहायता का फोटो खिंचा रहे हो। तो प्रदेश अध्यक्ष जो है भाजपा का प्रदेश है महेंद्र भट्ट जी, मेरा छोटा भाई, जाए मुख्यमंत्री को
एफडी वो जब 30-35 जितने भी करोड़ के हो गए हो, उसको जाए और ऐसे दे चेक कि ये भाजपा की ओर से जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री राहत कोष में जो है आपदा पीड़ितों को सहायता देने के लिए हम मदद कर रहे हैं, तो मैं भी थोड़ी ताली बजा दूंगा, क्या भी चलो अच्छा काम किया। मैं भी अपने ट्वीट फेसबुक पे डालूंगा कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जो है बहुत अच्छा काम किया है, जो है जो पार्टी चलाने के लिए एफडी बनाई थी, आज पीड़ितों में राहत, पीड़ितों के आंसू पोंछने का काम किया है। और मैं वो यही शब्द लिखूंगा, मैं अपने महेंद्र भाई को आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, जिस दिन तुम मुख्यमंत्री के राहत कोष में अपने उस पैसे को जमा कराओगे, उस दिन मैं अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, अपने स्टेटस में यही लिखूंगा कि आज महेंद्र भट्ट ने प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री राहत कोष में इतनी धनराशि दी और हमारे प्रदेश के पीड़ित लोगों के आंसू पोंछने का काम किया, और धन्यवाद दूंगा उस दिन। क्यों? हाँ बिल्कुल सही है। अरे इस समय लोग पीड़ित हैं, लोगों के दर्द में अगर कोई सम्मिलित होता है तो उसको धन्यवाद तो देना ही पड़ेगा, तो मैं दूंगा धन्यवाद। अच्छा हरक जी, एक और आप जिसपे कंट्रोवर्सी आप पर हो गई थी, जो ये पाखरू टाइगर सफारी वाला जो केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने और सीबीआई ने ये बोला आप पर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के वो लगाए थे आप पे, तो उसमें आपने कहा कि सीबीआई ने तो आपको क्लीन चिट दे दी है, तो इस मामले में मतलब इसकी सच्चाई क्या थी ये घटना? देखिए, पाखरू टाइगर सफारी मैं एक बहुत अच्छे काम के लिए बनाना चाहता हूं, वो मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, और मैं कोटद्वार से विधायक था इसलिए नहीं, मैं गढ़वाल से विधायक था इसलिए नहीं, मैं उत्तराखंड का वन मंत्री था इसलिए नहीं, वो दोनों तरफ से फायदेमंद था। अच्छा। वाइल्ड लाइफ के दृष्टिकोण से, जीव जंतु टाइगर के लिए भी फायदेमंद था, क्योंकि कोई टाइगर जब बीमार हो जाता है या बुजुर्ग हो जाता है तो वो शिकार नहीं कर पाता, तो शिकार नहीं कर पाता तो ये तो भूखे मर जाता है, घायल हो जाता है, शिकार नहीं कर पाता मर जाता है, या वो जो है नजदीक के गांव में छोटे बच्चों को जो दौड़ नहीं सकते, क्योंकि हिरन का तो पीछा कर नहीं सकता वो, अब छोटा बच्चा तो इतना तेज भागेगा नहीं, कोई महिला इतने तेज भागेगा नहीं, तो वो घायल टाइगर या बुजुर्ग टाइगर जब वो भूख लगती है उसको, तो जो भी मिलता है उसको अपना शिकार बनाता है। तो इससे क्या होता कि अगर वो घायल टाइगर या बुजुर्ग टाइगर हम उसको टाइगर सफारी में रख देते पाखरों में, तो उसका इलाज करते डॉक्टर, इलाज करते तो उसको घाव ठीक हो जाता। दूसरा, उसको जो है भोजन हम देते जिस जू में भोजन देते हैं ऐसे उसको भोजन देते, तो उससे क्या होता है कि उसकी उम्र 5-7 साल बढ़ जाती। जो बीमार पड़े हुए या घायल पड़े हुए या बिना भूखा टाइगर मर जाता है, उसकी उम्र 5 साल बढ़ जाती, और उससे लोगों को जो अपना शिकार बनाता हो वो भी बच जाते। और तीसरा जो फायदा होता है कि जो लोग टाइगर को देखने के लिए वहां टाइगर सफारी में आते, तो अंदर जब टाइगर सफारी जीप घूमती तो उसकी बुकिंग का पैसा मिलता, वो टूरिस्ट कहीं ठहरता तो होटल में बिल देते, खाना खाते तो खाने का ढाबे वाले का फायदा होता। तो कोटद्वार से लेकर दिल्ली तक, और क्योंकि उस टाइगर सफारी को देखने के लिए केवल हिंदुस्तान के लोग नहीं आते, पूरी दुनिया से वाइल्ड लाइफ प्रेमी आते हैं, पूरे जीव जंतु प्रेमी जो टाइगर के प्रेमी होते हैं, और वो भी कॉर्बेट के अंदर देखना तो एक लोगों का एक हॉबी होती है, एक वो होता है कि सब हमने कॉर्बेट में टाइगर देखा। आज पूरे रामनगर में जितने रिसोर्ट बने, 400-500 रिसोर्ट, कितने 5 स्टार होटल बने, किसी की टैक्सी चल रही है, किसी का रिसोर्ट चल रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई बिस्कुट बेच रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक बेच रहा है, कोई बार चला रहा है, तो सबको फायदा तो हो रहा है ना। तो मैं कह रहा हूं कि कोटद्वार से लेकर देहरादून एयरपोर्ट तक होटलों की भरमार बन जाती है, कोटद्वार से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली एयरपोर्ट तक होटलों की भरमार बन जाती, और हजारों लोगों नहीं, लाखों लोगों नहीं, अकेले पाखरू टाइगर सफारी से करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता। तो एक ड्रीम था, वो टाइगर के भी हित में था, जो गांव के लोग जिनको वो शिकार बनाता उनके भी हित में था कि वो बच जाते, और
टाइगर की उम्र बढ़ जाती और हमारा प्रदेश संपन्न हो जाता, रोजगार मिल जाता। एससी और सीबीआई ने इतनी आपत्ति क्यों जताई फिर, मतलब उन्होंने नहीं जताई किसी ने, उन्होंने सीबीआई और ईडी ने कुछ नहीं किया उसमें। तो फिर आपने ऐसा वो क्या वो क्लीन चिट दे दी, पर हाँ, आप क्लीन चिट इसलिए दे दी कि इम्पैक्ट के सवाल उठाए थे आपके नहीं, मेरे खिलाफ नहीं उठाए थे, कोई पेड़ नहीं कटे। अच्छा, कोई ऐसे 105 106 हेक्टेयर भूमि थी टोटल जो पाखरो टाइगर से परे के लिए अधिग्रहण की गई थी। उसमें 16 हेक्टेयर भूमि नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज के लिए, जैसे कोई सड़क बनती है तो पेड़ों का छपान होता है, कैंप में पैसा जमा किया जाता है। हमने 2 करोड़ रुपया 16 हेक्टेयर भूमि को नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज के लिए कैंपा में पैसा जमा किया है। तो 16 हेक्टेयर भूमि पे तो आप बना ही सकते हो, नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज हो सकती हैं। और 90 हेक्टेयर में जो है 3 बाड़ा वन थे, 30-30 हेक्टेयर का लगभग बाड़ा वन था। तो जैसे सड़क बन रही, डैम बन रहे हैं, स्कूल बनते हैं, कहीं भी कोई चीज जो बनती है तो उसके लिए कैंपा में पैसे जमा किया जाता है, तो आप पेड़ काट सकते हो। फिर उसका एक प्रोसेस है, वन निगम छपान करता है, वन विभाग वन निगम छपान करता है और पेड़ काटता है। तो म्यूजियम बन रहा था वहां पे, बाड़े बन रहे थे, जो वहां हॉस्पिटल बन रहा था जिसमें टाइगर का इलाज होता, तो कर सकते, उसके लिए पैसे जमा है हमने कैबों के बाद। उत्तराखंड सरकार में एस्टिमेट आया, चेक हुआ, तो अब अगर माना किसी जनहित दायर की, माने हाईकोर्ट में उन्होंने सीबीआई की जांच के आदेश किए, तो उसमें हरक सिंह रावत कहां से आ गया? ये तो जबरदस्ती मीडिया में इस तरह के अफवाह फैलाई गई। हरक सिंह का कोई लेना देना थोड़ी था उसमें। एज ए मंत्री मैं एक प्रोजेक्ट को स्वीकृत कराता हूं, तो अगर माना कहीं काम में कोई गड़बड़ हो रही है, काम की क्वालिटी खराब हो रही है, तो वो तो उस अधिकारी की जिम्मेदारी है ना। जो माना हमने 16 हेक्टेयर भूमि नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी स्वीकृत कर दिया, अब वो पेड़ों को छपान होना है तो वन निगम और वन विभाग को मिलकर करना है, ये उसकी जिम्मेदारी है। अब मेरे पास तो 11 विभाग थे, मैं ऊर्जा था मेरे पास, मैं विधायक भी था, तो विधानसभा भी देखनी अपनी मैंने, मुझे श्रम भी देखना है, मुझे आयुर्वेदिक भी देखना था, अब पूरे प्रदेश को भी देखना था। तो मैं रोज खड़ा तो नहीं रह सकता ना वहां पे कि कौन पेड़ कट रहा है कौन नहीं कट रहा है, ये तो हमारे अधिकारियों की जिम्मेदारी है। तो उसमें हरक सिंह रावत का काम कोई गड़बड़ है, मतलब आपका नाम जबरदस्ती उसमें वो तो उछाला गया। चला गया। इसलिए जब अभी चार्जशीट लगी तो ना सीबीआई ने मेरे नाम मेरे खिलाफ था ही नहीं, तो मेरा चार्जशीट में नाम आई नहीं, ना ईडी ना सीबीआई की कुछ है ही नहीं मेरा नाम। अच्छा, फिर जैसे एक और जो चीज हुई है वो आपकी जो 101 बीघा जो जमीन है, हाँ, और वो जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जो ईडी ने जब्त की हुई है अभी भी, उसमें एक ट्रस्ट भी शामिल है, वो क्या केस है सर? देखिए, ट्रस्ट हमारा जो कॉलेज है, मेरा बेटा कॉलेज देखता है, मेरी मिसेज उसमें चेयरमैन है ट्रस्ट की, पूर्णा देवी मेरी नानी के नाम पर वो ट्रस्ट बना है। मैं नानाजी स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे, आजाद हिंदू फौज में सम्मिलित हुए, पहले फौज में थे, फिर आजाद हिंदू फौज में सुभाष चंद्र बोस के साथ चले गए थे और डेथ हो गई थी उनकी लड़ाई लड़ते लड़ते। तो उनकी मेमोरी में हमने ट्रस्ट बनाया और वो जमीन हमने लीगली खरीदी है, पैसे दे के खरीदी है। अब मैंने कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिस दिन ईडी ने चार्ज लगाई, क्योंकि उस पर जब मैं जिस सरकार से मेरी लड़ाई होती तब उसकी जांच कर लेते हैं। 2010-11 में मैं निशा मुख्यमंत्री था, मैं विपक्ष नेता था, तब भी उसी की जांच, फिर हम हाईकोर्ट से हमारे फेवर में डिसीजन हुआ, क्लोजिंग रिपोर्ट लगाई पुलिस ने, ठीक है। फिर 2016 में हरीश भाई से हमने बगावत करी तो लैंड फ्रॉड समिति बन गई, फिर उसी जमीन की जांच। अब फिर जब इनको पाखरो टाइगर सफारी में कहीं कुछ नहीं मिला तो ले दे के फिर उसी जमीन की जांच। अच्छा, ये सब इसीलिए होता है कि जैसे सीएम के दावेदार आप रहे, मतलब पूरा टाइम यही था कि हरक जी अब सीएम बनने वाले हैं, और आखिर के जो वो 7-8 घंटों में जो तख्ता पलट हुआ उसका मतलब क्या हुआ? वो अचानक से हम सुर्खियों में आप सब जगह छाए हुए थे, फिर आपका सीएम का चेहरा हमारे सामने आ रहा था, पर आप फिर आखिर अब देखिए अब मेरे हाथ में विधायक बनना है, वो भी जनता के हाथ में, मेरे हाथ में तो क्या है, लेकिन मैं जनता का विश्वास जीत लेता हूँ, विधायक जीत जाता हूँ, तो मेरे हाथ में जो है मैं करता हूं।
अब मेरी किस्मत नहीं है या जो जो मुख्यमंत्री बनाने वाले लोग हैं जिनको तय करना है, शायद उनको मेरा स्पष्ट होना, या मैं चमचगिरी में थोड़ा बहुत, मेरी आदत नहीं है चमचगिरी करने की। और आजकल जो है मुख्यमंत्री वही बन सकता है, मुख्यमंत्री वही बन सकता है जो ज्यादा चमचगिरी करता हो। अब मैं नहीं कर पाता हूं, मेरे आदत नहीं, मेरे खून में नहीं है। तो मतलब यही कारण भी रहा कि आपने जो पार्टी आप बदलते रहे, इसी नहीं, वजह से नहीं बदल ऊपर से मैंने कहां बदली पार्टियां, मैंने हमेशा जो है एक बार बदली है, समझ लो 2016 में। और मैं पूरा, अब क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई है, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। माहौल ऐसा बन गया था कि मतलब कई बार आदमी की स्थिति ऐसी हो जाती है, या तो आत्महत्या कर ले या तो रास्ता बदले। अच्छा। तो मैं इतना मानसिक रूप से परेशान हो गया था कि मेरे को मजबूरी में वो निर्णय लेना पड़ा। और बाकी मैंने उस 16 के अलावा जब भी पार्टी बदली है मैंने, 2022 में मैंने नहीं बदली पार्टी। जबरदस्ती किसी न्यूज चैनल वालों ने, कुछ लोगों ने षड्यंत्र कर दिया और न्यूज चला दी कि हरक सिंह तो कांग्रेस में जा रहे हैं, सोनिया गांधी मिलने पहुंच गए, जबकि मैं गया ही नहीं। तो अब जब निकाल दिया, भाजपा ने मुझे निकाल दिया, मंत्री पद से हटा दिया, अब मैं घर बैठने वाला तो हूं नहीं, तो मैं फिर कांग्रेस में गया। मैंने सिर्फ अपनी मर्जी से एक बार छोड़ी है पार्टी, या एक बार बदली है 16 में। अच्छा। बाकी देखिए, मैंने जब पहले भाजपा छोड़ी थी उस समय उत्तराखंड का आंदोलन चल रहा था, और उत्तराखंड के आंदोलन में सारे लोग कह रहे थे कि भाई राज्य नहीं तो राजनीति नहीं, कि पार्टियां नहीं चलेंगी, केवल उत्तराखंड की बात होगी। तो मैंने उत्तराखंड जनता मोर्चा बनाया, जो गैर राजनीतिक संगठन था। और मैंने कोटद्वार में, पौड़ी में, श्रीनगर में, अगस्त्यमुनि में, उत्तरकाशी में, रानीखेत में, देहरादून में राज्य की लड़ाई को लड़ने के लिए धरने प्रदर्शन किए। तो उस समय मैंने राज्य के लिए छोड़ा उत्तराखंड, राज्य के लिए छोड़ा। मेरे लिए यह तय था कि मैं भाजपा में रहूं या उत्तराखंड की लड़ाई लड़ूं। तो मेरे लिए एक उत्तराखंड के नागरिक के नाते, एक उत्तराखंड के बेटे के नाते, मेरे लिए उत्तराखंड पहले था। मैं पार्टी देखता, राज्य देखता, तो मैंने इससे करा। दूसरा, मैंने मायावती के साथ इसलिए गया कि मैं देख रहा था कि वो खूब उत्तर प्रदेश में जिले बना रही थी, तहसीलें बना रही थी। तो मैंने कहा, एक दिन मैं मायावती से किसी डीएम पौड़ी से मेरा झगड़ा हो गया था। अच्छा। तो उसके खिलाफ मैं चीफ मिनिस्टर मायावती मिलने गया मुख्यमंत्री आवास में लखनऊ में। तो उन्होंने मुझसे कहा, राव जी मेरे साथ आ जाओ। फिर मैंने कहा, भाई एक सोचने का मौका दो। फिर मैं रात भर डालीबाग गेस्ट हाउस में ठहरा था लखनऊ में। फिर मैंने सोचा, यार हरक सिंह, तेरी राजनीति अच्छी रह जाए पर उत्तराखंड को कुछ मिल जाएगा। और मैं मिला। आज अगर उधम सिंह नगर जिला है, चंपावत जिला है, बागेश्वर जिला है, रुद्रप्रयाग जिला है, तो उसमें मैंने बनाया। उसके बाद कोई जिला नहीं बना। जो 4 जिले मेरे कलम से बन गए थे, मायावती से मैंने बनवा दिए थे, उसके बाद बना कोई जिला। विकासनगर तहसील मेरी बना रखी है, ऋषिकेश तहसील मेरी बना रखी है, श्रीनगर तहसील, घनसाली तहसील, पोखरी तहसील, गैरसैंण तहसील, बागेश्वर में कपकोट तहसील मेरी बनवाई है 97 में। आप देख लो, सब 97 में बनी है। तो मैंने तो उत्तराखंड के लिए किया है। तो मैंने जानबूझ के नहीं पार्टियां बदली, परिस्थितियां बनी, और कई बार मैंने उत्तराखंड के हित में बदली, उत्तराखंड के लोगों के हित में बदली, कि नहीं भाई लोगों का भला हो। तो क्या बुरा है अगर मेरे बसपा में उस समय मायावती के साथ जाने में अगर मुझको 4 जिले मिल गए, 8-9 तहसीलें मिल गई, तो क्या बुरा है? कोई कहेगा भाई उत्तराखंड के सारे लोगों हम नौकरी लगा देते हैं, सारे उत्तराखंड के लोगों को हम भला कर देते हैं और तुम्हें मार देते हैं, तो मैं कहूंगा मुझे मार दो। मैं तो कहूंगा मुझे दोनों में से एक चीज हो, यमराज आया करके कि भाई एक तरफ हरक सिंह जी तेरे प्राण लेने मुझे, और एक तरफ कहे कि पूरे उत्तराखंड का भला करना है, लोगों को रोजगार लगाना है। दोनों में से एक ही चीज हो सकती है, या तो तुम्हें अपने प्राण देने होंगे या पूरे उत्तराखंड का भला करना होगा।
तो मैं कहूंगा मेरे प्राण ले लो, भला कर दो लोगों का उत्तराखंड। अच्छा, एक बार वो चीज भी सामने आई थी कि आपने धारी देवी की कसम खा ली थी कि अब मैं मंत्री पद नहीं नहीं, सच है। 2012 में मैं चीफ मिनिस्टर का दावेदार था, क्योंकि लीडर पोजीशन था। बटने चले जो लीडर पोजीशन हो, उसके नेतृत्व में अगर सरकार आए तो पहले हक तो उसी का होता है, पहले हक उसी का होता है। 5 पार्लियामेंट सीट जीते हम लोग उस समय उत्तराखंड में 2009 में। तो और मेरा घोषणा भी, मतलब मेरे को बुला के जो पार्टी के हमारे उस समय आनंद शर्मा और पचौरी जी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने मुझे बुला के कह भी दिया कि आपका फाइनल हो गया मुख्यमंत्री में। बाद में चेंज हो गया, विजय बहुगुणा बन गए। तो मैंने कहा था भी मैं मंत्री पद नहीं लूंगा, मैं लिया भी नहीं। लेकिन 3 महीने में क्या हुआ कि देखिए, आम जनता को तो मैं कसम अपने लिए ले सकता हूं ना। अब जैसे मैंने माला नहीं पहनी, कसम खाई है। हाँ, कि माला नहीं पहनी। तो इसमें तो किसी को कोई भला नहीं होना ना, तो मैं नहीं पहन रहा हूं। अब मैं बिरो खाल कोटदार गया, लोग माला पहना रहे थे, मैंने कहा नहीं, मैं हाथ जोड़ दिया। मैंने कहा मेरी जगह औरों को पहना दो माला। जो कोई बुजुर्ग था, पूर्व सैनिक था, कोई मेरी बहनें थी, उनके गले में डलवा दी माला, पर मैंने नहीं पहनी। लेकिन वहां क्या होता कि मैं जब विधायक हूं, एक क्षेत्र से विधायक हूं, मैं रुद्रप्रयाग से विधायक था उस समय। दूसरा, उन्होंने दबाव डाला रुद्रप्रयाग के सारे लोगों ने मुझ पर कि राव जी आपको अपने लिए थोड़ी, हमारे लिए भाई हमारा विकास होगा, आप हमारे क्षेत्र के विधायक अगर मंत्री बनेगा तो हमारी तरक्की होगी। उन्होंने दबाव डाला। माने सोनिया गांधी ने चौधरी बीरेंद्र सिंह के माध्यम से मुझको बुलवाया। माने सोनिया गांधी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, उन्होंने मुझसे कहा खड़ग सिंह जी, मैं आपसे कह रही हूं कि भैया मिनिस्टर आपके लिए पद, मेरे एक पद खाली रखा गया था विजय भवन के मंत्रिमंडल में, कि आप शपथ लो। तो कई बार वो ठीक है, मैंने ऐसे कोई धारी मंदिर जाकर नहीं शपथ ली थी। मैंने यमुना कॉलोनी में जैसे आपसे बातचीत कर रहा हूं, ऐसी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था, मैंने कहा भैया मैं तो धारी मां की कसम खाई है कि मैं अब मंत्री का पद का शौक नहीं है, मंत्री पद नहीं लूंगा। अच्छा, तो जब कई बार मैंने कहा है कि कई बार आपको जनहित में बड़े उद्देश्य के लिए, जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, एक व्यक्ति बंदूक उठाता है, टाइगर दबाता है, दुश्मन देश के सैनिकों को गोली लगती है, वो घायल हो जाता है या मर जाता है। हम उसको परमवीर चक्र देते हैं, सेना मेडल से सम्मानित करते हैं, उसको पुरस्कार देते हैं उस सैनिक को। वो एक अपराधी बंदूक उठाता है, टाइगर दबाता है, गोली निकलती है, किसी निर्दोष व्यक्ति को गोली लगती है, वो घायल हो जाता है या मर जाता है, उसको हम आजीवन कारावास सजा देते हैं या जेल देते हैं। काम तो दोनों स्थिति में एक ही जैसा हुआ, दोनों स्थिति में गोली चली, दोनों स्थिति में खून निकला, दोनों स्थिति में एक ही जैसा काम हुआ। एक को हमने सम्मानित किया, एक को हमने सजा दे दी। कारण क्या है, उस सैनिक ने देश के हित में, बड़े हित में वो काम किया, शत्रु देश के दुश्मन को, सब सैनिक को मारा, इसलिए उसको हमने सम्मानित किया। और एक अपराधी ने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किसी की हत्या की, निर्दोष की हत्या की, इसको ले उसको हमने सजा दी या फांसी दी। तो ऐसे ही जब कभी हमने दल बदले हैं, बड़े उद्देश्य के लिए बड़े बदले, राज्य के निर्माण के लिए, उत्तराखंड में जिले बन जाए, तो ऐसे ही मंत्री पद ले लिया। तो जब लोगों का हित हो, बड़ा उद्देश्य हो, तो उसमें कई बार अपने को पीछे करना पड़ता है। तो इसलिए जो लोग दल बदल की बात करते हैं, मैं परवाह नहीं करता। ये ठीक है, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, प्रदेश के हित में होनी चाहिए, मानवीय सोच होनी चाहिए, लोगों को भला करने की सोच होनी चाहिए, पर्यावरण को अच्छा बनाने की सोच होनी चाहिए। जैसे मैंने 25 अगस्त 1994 को उत्तर प्रदेश विधानसभा में भाषण दिया था और पूरे आंकड़े रखे थे कि गंगा यमुना की 40,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है। हम पे वाइल्ड लाइफ 7, पूरा देश के मुकाबले हमारा क्षेत्रफल 2.7% है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी हमारे देश की 7.8% है। और उस 7.8% डाइवर्सिटी जैव विविधता को बनाए रखने में उत्तराखंड का योगदान 28% है, 28% है।
तो मैंने कहा था कि अगर हमने उत्तराखंड में हाइड्रो प्रोजेक्ट में, वो भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट, टीरी डैम जैसा नहीं कि अगर 9 रिएक्टर भूकंप आ गया तो तहस नहस हो जाएगा पूरा पाताल गंगा सागर तक, पूरा उत्तरी भारत तहस, पूरा देश तहस नहस हो जाएगा। छोटे छोटे 5 मेगावाट, 10 मेगावाट, 20 मेगावाट, 50 मेगावाट, मैक्सिमम 100 मेगावाट के बिजली रन ऑफ द रिवर वाले हम बनाए। तो मैंने उत्तर प्रदेश विधानसभा में भाषण दिया था 25 अगस्त को कि अगर उत्तराखंड को बनने के बाद सही नेतृत्व मिला, सही नियोजन किया, प्लानिंग सही की, और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं, हमने अगर सही विकास किया तो यह राज्य अपने बनने के 10 सालों में हिंदुस्तान का सबसे संपन्नशाली राज्य होगा। लेकिन दुर्भाग्य है 25 साल हो गए। जहां हम उत्तर प्रदेश के जब हिस्से थे, हम जहां उस समय खड़े थे, उससे भी पीछे हट गए हम आज, उससे भी ज्यादा दुर्दशा होगी हमारे यहां से। आज इंटर कॉलेज में बच्चे नहीं है, जर्जर होगी, भवन जर्जर हो गए, गांव खाली हो गए, बिरान हो गया। तो आज दुख होता है। आज यहां देहरादून में स्मार्ट सिटी बनाया हमने। अभी मैं आया हूं, कांग्रेस भवन से ही आया हूं आपको इंटरव्यू देने के लिए। सड़क में ऐसा लग रहा है कि सड़क है, ऐसा लग रहा है कि जो है कहीं नदियों में चल रहे हैं, ऊबड़ खाबड़ गधेरे में चल रहे हो। ये स्मार्ट सिटी है। इनसे पूछा जाए कितना 100 करोड़ खर्च कर दिया इन्होंने स्मार्ट सिटी पर। ये है स्मार्ट सिटी। जब देहरादून की कैपिटल में को नहीं ठीक कर पाए, खरबों रुपए हमने स्मार्ट सिटी के नाम पर बर्बाद कर दिया। और जब से हमने स्मार्ट सिटी के नाम पर बर्बाद किया, और खड्ड हो गए उत्तराखंड में। ऐसा हर सड़क ऐसी लग रही है जैसे सड़क नहीं है, कोई नदी में जा रहे हो हम लोग। ट्रैफिक ऐसा हो गया, कोई वही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है। आप अगर यहां से 1 घंटा घर में जाना हो तो 1 घंटा लगता है। पहले एक ही रोड थी, घंटाघर और राजपुर रोड पे थोड़ा जाम लगता था, अब तो हर सड़क पे जाम लग रहा है। हर रेड लाइट पे, हर छोटी जगह पे, हर जगह जाम ही जाम। तो ये क्या स्मार्ट सिटी है? ये स्मार्ट सिटी हमने उन इंजीनियरों के लिए, उन अधिकारियों के लिए बनाया जिन्होंने इस स्मार्ट सिटी के नाम पर सारा घोटाला कर दिया। आज जांच हो जाए देहरादून के स्मार्ट सिटी के नाम पर, तो बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारे नेता जेल में होंगे। लेकिन करेगा कौन? ईडी भी इनकी, सीबीआई इनकी। अगर हम हाईकोर्ट से आदेश निवेदन करते हैं कि भाई ईडी की सीबीआई की जांच करा लो, कहां गए वो ईडी सीबीआई? जो 27 करोड़ के मैं तो कह रहा हूं मेरे को भी जेल भेज दो, और जिसने जमा कराया पैसा सबको जेल भेज दो। आपको मिला आपका पैसा वापस? कहां मिला? कोई मिलता ही नहीं। कौन देगा? बीजेपी वालों को तो उनके पेट इतने बड़े बड़े हैं कि वो वहां तो 1 करोड़ का 10 करोड़ 100 करोड़ दे दो तो सब हजम हो जाएगा। जो भूखे रहे हूं आज से, ये 10-15 साल ही में तो बदला है ना इनका। 10-15 साल पहले तो कोटद्वार में कौन था बीजेपी के साथ? कोई नाम लेने वाला नहीं होता था। एक प्याल रातोड़े जी थे, एक ब्याज जी थे, गिने चुने लोग थे। एक उमेश त्रिपाठी के पिताजी थे, किताबों की दुकान थी झंडा चौक में। बाकी कौन थे? कोई नहीं था। तो सब कांग्रेस साथ होते थे। तो अब क्योंकि अब तो उनके पेट इतने भूखे हैं, और भूखे आदमी को जो है, भूखे आदमी को जितना मिल जाए उतना खा लेता है वो। तो ये भाजपा इतनी भूखी है, इतनी भूखी है भाजपा, करोड़ों क्या, वो तो अरबों रुपए भी उनके लिए कम है। ये दुर्भाग्य है मैं सोचता हमारे प्रदेश का, और हमारे प्रदेश की जनता की भी गलती है। और वो जनता की गलती नहीं, हमारी गलती है कांग्रेस की। कि कांग्रेस पिछले, उस समय भाजपा सरकार में मंत्री था, ये जो चीज आज मैं उजागर कर रहा हूं, आज क्यों नहीं करा? हमारे कांग्रेस की जिम्मेदारी थी कि जनता के अदालत में कटघरे में लाते भाजपा को। हमारे घोटालों, उसमें भाजपा के रूप मंत्री के रूप में कह रहा हूं, हमारे घोटालों को उजागर करती कांग्रेस। जैसे मैंने छेड़ा भी शुरू किया ना, अब देखो कैसे बौखला रखे। मैंने अभी कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी,
महिला उत्पीड़न पे बात की तो महिला आयोग के अध्यक्ष का बयान आ गया, महेंद्र भट्ट का बयान आ गया, पुलिस का बयान आ गया कि नहीं वो रिपोर्ट गलत है यार, वो है। तो मैंने तुरंत बयान दिया कि रिपोर्ट गलत है तो महिला आयोग को भेजो जेल, जिसने ट्वीट किया है, लिंक किया है, भेजो उस अखबार वाले को जेल जिसने ये न्यूज चलाई है। अब कोई है उन पर जवाब? कोई जवाब है उनके पास? नहीं है ना, क्योंकि वो रिपोर्ट मेरी थोड़ी, मैंने थोड़ी छपाई टाइम्स ऑफ इंडिया में, यहां से थोड़ी छपी वो न्यूज, तो इसलिए उन पर कोई जवाब नहीं। उन पर जवाब होता तो आपको बैक फुट पे आ गए एकदम। जैसे राहुल गांधी जी देश में रोज सिक्सर मार रहे हैं, बाउंसर मार रहे हैं, बम डाल रहे हैं, तो भाजपा बौखला गई पूरे देश के अंदर, बिहार के अंदर बौखला गई, पूरे देश के अंदर भाजपा बौखला गई, पार्लियामेंट में बौखला जारी है। अब उनको लग रहा है ये तो मामला गड़बड़ हो गया और बिहार चुनाव हार गए तो इनकी सरकार भी चली जाएगी, फिर तो नायडू जी भी अपना समर्थन वहां पर ले लेंगे, नीतीश भी ले लेंगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं ये भाजपा बौखला ही है। और यहां दुर्भाग्य क्या है, उत्तराखंड में भाजपा में जो लीडरशिप है इस समय मैच्योर लीडरशिप नहीं है। जब आप थे तब थी? तब भी नहीं थी, तभी तो मेरा झगड़ा होता था। अच्छा। जो मैं ईमानदारी से बताऊं, भले मदन कौशिक भला माने बुरा माने, लेकिन वो समझदार था। मैं कैबिनेट में देखता था मदन कौशिक किसी विषय को उठाता था तो गहराई से समझता था किसी चीज को, तब उठाता था। उसके तर्क सही होते थे, मदन कौशिक के तर्क। मुन्ना चौहान भी सही तर्क देता है, थोड़ा जोर से बोलता है, मेरी तरह आदत है, लेकिन जो सचमुच जो मंत्री होने चाहिए, जो एक देखो, मैं इसलिए नहीं कि उनका उनसे मेरा कोई रिश्ता अच्छा है, मेरे तो सबसे जो मंत्री उनसे भी मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन एक अच्छी सरकार के लिए अच्छा मंत्रिमंडल तो है ही नहीं। अच्छा हरीश जी, जब आप चुनाव हारे तो आपने ओपनली हरीश रावत जी को जिम्मेदार ठहरा दिया कि इनकी वजह से चुनाव हारे। तो मैंने तो नहीं ठहराया, मैंने नहीं ठहराया, लेकिन क्योंकि वो चुनाव देखिए, सुन लो, उस समय गोदयाल जी प्रदेश अध्यक्ष थे, लीडर ऑपोजिशन प्रीतम सिंह जी थे, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत थे, तो उनको जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। जो जैसे 2009 में पार्लियामेंट चुनाव में मैं लीडर ऑपोजिशन था, यश पलारे प्रदेश अध्यक्ष थे, अगर हम 5 सीटें हारते तो जिम्मेदारी मैं लेता ना, मैं इस्तीफा देता कि मैं प्रदेश लीडर ऑपोजिशन रहते हुए, प्रदेश अध्यक्ष यश पलारे जी रहते हुए चुनाव हार गए, 12 में सरकार नहीं आती, तो मुझ पर आरोप लगता है कि हरक सिंह जी ठीक से लीडर ऑपोजिशन काम नहीं कर पाए, इसलिए सरकार नहीं आ पाई। तो ये तो जब स्वीकार करना ही पड़ेगा ना, जब अगर हमको पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, जनता ने जिम्मेदारी दी हमको, और हम उस जनता के पार्टी की दी हुई जिम्मेदारी, जनता के द्वारा दी गई जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, तो स्वीकार करना पड़ेगा। अच्छा हरीश जी, त्रिवेंद्र जी ने कहा था कि ऐसे उन्होंने एक बयान दिया था कि हरीश जी की बात को हम ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। तो सीरियसली नहीं लेते तो 4 साल तक अपने साथ मंत्री क्यों रखा, वो भी सीनियर मिनिस्टर, एक तरफ त्रिवेंद्र बैठता, एक तरफ सतपाल महराज बैठता, एक तरफ में बैठता था। टॉप 3 टॉप मुख्यमंत्री, टॉप 2 में हम सतपाल महाराज में था नहीं था, तो तुमने इतने सीनियर मिनिस्टर को वन विभाग जैसे, जब हरक सिंह रावत सीरियस ही नहीं था, सीरियस ही नहीं लेते त्रिवेंद्र भाई जी, तो क्या वन, पर्यावरण, श्रम, स्किल, आयुर्वेद जैसे महत्वपूर्ण विभाग तुमने एक 9 श्री आदमी को देख के रखे थे क्या? अगर हरक सिंह रावत को त्रिवेंद्र रावत जी सीरियस नहीं लेते हैं, इसका मतलब तुम जब तक 4 साल मुख्यमंत्री रहे, तुमने हरक सिंह जैसे नॉन सीरियस आदमी को इतने प्रदेश के महत्वपूर्ण विभाग जो जड़ है उत्तराखंड की, उनको खोखली कर दिया इसका मतलब तो तुमने। तो इतने नॉन सीरियस आदमी मंत्री क्यों रखा भाई 4 साल अपने साथ?
अब मैं तो पूरे 5 साल रहा हूं ना भाजपा, जब तक भाजपा सरकार रही। 4 साल तीरथ राव साथ, 3-4 महीने वो तीरथ के साथ, फिर 6 महीने धामी के साथ। मतलब 8 जनवरी 2022 को आचार संहिता लगी, मुझको 16 जनवरी को निकाला पार्टी से। तो मैं तो 2017 से लेकर 2022 तक, जनवरी 16 जनवरी तक मंत्री रहा हूं ना। तो मैं त्रिवेंद्र राव से एक सवाल कर रहा हूं, क्या तुम अपनी सरकारों में हरक सिंह जैसे नॉन सीरियस व्यक्ति को पूरे 5 साल मंत्री रखा तुमने, वो भी महत्वपूर्ण विभाग। तो उत्तराखंड तो खड्ड में चला गया होगा 5 साल में। फिर तो अगर उस सरकार में अगर हरक सिंह रावत नॉन सीरियस आदमी को तुमने इतने महत्वपूर्ण विभाग दे के रखे, तो उत्तराखंड जो है खड्ड में चला गया। और उसके लिए जिम्मेदार हरक सिंह रावत नहीं, तुम हो, क्योंकि तुम मुख्यमंत्री थे और तुमने ऐसे नॉन सीरियस आदमी मंत्री रखा अपने साथ 5 साल। अरे अगर कहने से पहले सोच तो लेते हैं त्रिवेंद्र भाई, क्या अगर मैं ऐसे बोलूंगा तो हरक सिंह रावत तुम पे, तुम्हारी लीडरशिप पे क्वेश्चन मार्क लगा देगा। और आपने ये भी कहा था कि धामी जी के लिए कह दिया था आपने कि वो मेरे छोटे भाई हैं, और उनकी शादी में भी आप गए थे? हाँ, मैं गया था। अच्छा। मैं धारचूला के दौरे पे था, बेरीनाथ के दौरे पे था। अच्छा। जब शादी हुई तो मैं सारे प्रोग्राम छोड़कर खड्डी में आया, सुबह 10 बजे इनके घर पे गया, शादी में गया। और वो जब भी कोई काम होता था उनका, मेरे पे जो भी होता था, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे और मंत्री थे त्रिवेंद्र रावत के समय में, तीरथ के समय में, आप किससे पूछ लेना, मेरे ऑफिस में, मतलब रोज मेरे ऑफिस में उठना बैठना होता था। मैं रहूं ना रहूं, मेरा ऑफिस उनका ठिया होता था। अच्छा। तो अपनापन था, एक अपनापन था, भाई की तरह, छोटा भाई की तरह था। लेकिन अब भाई जब उत्तराखंड में क्या हो गया, ऐसे मैंने उत्तर प्रदेश में नहीं देखा। यहां तो क्या हो रहा है, जो मुख्यमंत्री बन जा रहा है, जो बड़ा थोड़ा हो रहा है, तो उसके दिमाग जल्दी खराब हो जा रहे हैं। अब हम तो क्योंकि इन सब चीजों निकल चुके हैं ना। जब शुरू में मेरे भी दिमाग खराब हुए थे, मैं बता रहा हूं, जब मैं यूपी मिनिस्टर बना था। अब 28 साल का आदमी लड़का कोई यूपी का मिनिस्टर बन जाएगा, तो मैं भी इतराने लगा था। मैंने सोचा पता नहीं अब तो जिंदगी भर टुई 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 गाड़ी में जाना है मुझको। जो आगे पीछे डीएम दरवाजा खोलने खड़ा है, मैं हरदोई गया, अब मैं इटावा गया, तो डीएम और एसपी मेरे दरवाजा खोलने के लिए आया, तो उन्होंने ये कोई छोटा सा लड़का उतर रहा है गाड़ी से, तो उन्होंने सोचा कि शायद ये मंत्री ये नहीं है। और दूसरी तरफ महापुर सिकंदर भी थे मेरे साथ कार्य में, तो उन्होंने सोचा कि ये मंत्री का बेटा होगा और मंत्री उस तरफ है। और उन्होंने दरवाजा आधा खोल के ऐसे ही देख खोला, जैसे मैं उतरने लगा तो देखा कि ये तो लड़का कोई उतर रहा है। फिर वो खट से घूम के अब उस तरफ गए और कन्नार जी का दरवाजा खोलने लगे, कन्नार जी को मारने लगे। उन्होंने सोचा यही है मंत्री। इटावा में फिर मैं पीडब्ल्यू बंगले में, सर्किट हाउस में डीएम एसपी बैठे थे, मैं भी बैठा था। अशोक दुबे और वो एक और विधायक था, वो भी मेरे साथ बीजेपी के थे, वो विधायक, वो भी बैठे थे। और एसपी कहने लगा वो विधायक से, अशोक दुबे से, अरे विधायक जी मंत्री से बोलो ना कि, उन्होंने सोचा कि मंत्री अंदर बाथरूम में गया हुआ है, अंदर बेडरूम में गया हुआ, और ड्राइंग रूम में कहने लगे कि विधायक जी जरा मंत्री जी से बोलो ना कि कप्तान साहब और डीएम साहब आए, हम भी सलाम ठोकें और अपना ड्यूटी पूरी करें, चले। तो सब चुप, वो विधायक लोग चुप हो गए। तो एसपी होशियार था, उन्हीं बाहर इंस्पेक्टर टहल रहा था, तो उन्हें इंस्पेक्टर नाम लेते हुए कि जैसे कुछ काम के लिए वो बाहर निकल गया। फिर उसने पूछा होगा मेरे स्टाफ से कि भाई मंत्री जी क्या होना, आप बैठे तो थे मंत्री के साथ। फिर थोड़ी देर में डीएम भी बाहर निकल गया, यार कप्तान साहब काम चले गए, वो बाहर निकल गए। तब 10-15 मिनट बाद बहुत हिम्मत करके फिर मेरे पास आए माफी मांगने के लिए कि सर हमने सोचा सर कोई बुजुर्ग सा आदमी होगा। मतलब यूपी में तो मंत्री ऐसे ही बनते थे उस समय, हमें नहीं पता सर आप भी मंत्री हो, क्योंकि उसने बड़े मजाक के लहजे बोला ना। अच्छा। कि अरे विधायक जी मंत्री जी को बोलो ना कि कप्तान साहब और डीएम साहब आए, हम सैल्यूट ठोके और अपने ड्यूटी पूरी करें, चले अपना। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस समय मेरे को भी लगता था, जब कप्तान दरवाजा खोलता था, ये होता था, वो होता था। मैं जब दिल्ली से चलता था, देहरादून आना होता था,
तो उस समय नोएडा नहीं बनाता था, गाजियाबाद का डीएमएसपी खड़ा है, फिर मेरठ का खड़ा है, फिर मुजफ्फरनगर खड़ा है, बिजनौर खड़ा है, तो सहारनपुर का डीएमआरएसपी खड़ा है बॉर्डर पे। तो लगता था तो अभी 28 उम्र, जिस उम्र में लोग नौकरी पे लगते हैं उस उम्र कोई मंत्री बन जाए तो और वो भी उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का थोड़ी। मेरे को लगा तो बस ऐसे ही रहना है। लेकिन 6 दिसंबर को वो अयोध्या मंदिर के मस्जिद कारण जब सरकार गिरी तो हमारे औकात हमको पता चल गई। वो जो ड्राइवर हमको वहीं छोड़ गया मुख्यमंत्री के आवास पे, जैसे ही सरकार गिरी, मंत्रिमंडल डिसॉल्व हुआ, तो वो हमारा ड्राइवर छोड़ गया मेरे को वहीं। तो केदार सिंह फोनिया जी का ऑफिस घर नजदीक था, तो हम पैदल पैदल फिर उनके घर पे आ गए। फिर केदार सिंह फोनिया जी ने अपनी व्यक्तिगत कार से फिर मेरे को मेरे घर छुड़वाया। तो मेरे को तो जो झटका अब लगना चाहिए था, मेरे को झटका पहले लग चुका है, इसलिए हम पे नहीं फर्क पड़ता, हम नहीं इतराते। अब मैं तो अपने ड्राइवर से कहता हूँ सायरन में ऐसे नहीं कि टुआ टुआ बजाते रहे सायरन। मैं तो कहता हूँ भैया नहीं, सायरन बिल्कुल मत बजाना। नहीं तो आजकल मंत्री मैं देख रहा हूं कि भाई श्रीनगर में भीड़ नहीं है, रात को 9-10 बजे भी पौड़ी में मंत्री जा रहा है, कुर्दार मंत्री जा रहा है, सड़क खाली है, सुनी है, लेकिन जबरदस्त सायरन बजाएंगे जिससे कि लोगों को पता चल जाए कि हाँ फुना मंत्री आ रहा साहब। तो ये जो दिखावा की राजनीति है ना, ये अपने को बस का नहीं है। अब ये सब चीजों के ऊपर उड़ गया हम लोग। वो जो था फूल माला जिंदाबाद, ये सब कुछ नहीं लगता। ये तो अब ऐसे हो गए जैसे कि बस पहले सामान्य सी चीज होगी, कुछ नहीं। ये तो सब अब मेरे लिए जरूरी है। जैसे मैं पागरो टाइगर से बनाना चाहता हूं, मेरा एम है। मैं कुर्दा मेडिकल कॉलेज बनाना चाहता हूं, मेरा एम है। लाडंग चिलखाल कंडी रोड मेरा एम है जिंदगी का। जब भी मौका मिलेगा मैं बनाऊंगा। अच्छा हरक जी, भले वहां चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बनाऊंगा। ऐसे ही मैंने अगर इनर लाइन पिथौरागढ़ में राकेश शर्मा डीएम थे पिथौरागढ़ के, और जो इनर लाइन पीछे हुई है उसमें मेरा बहुत बड़ा योगदान है। आज वो इनर लाइन पीछे हुई है, नहीं तो आप उस इनर लाइन के उधर जा ही नहीं सकते थे। तो जो यात्रा आज के जो वहां यात्रा चल रही पिथौरागढ़ में, उस यात्रा में हरक सिंह का योगदान है। आज कौड़े से लेकर ऋषिकेश तक रिवर राफ्टिंग होती है, वो मैंने शुरुआत मैंने कराई है उसकी। आज ऋषिकेश से लेकर कौड़े तक ताज होटल, सारे 5 स्टार होटल बने, तो वो मेरा शुरुआत। जैसे मेरे पागरो टाइगर सपने का ड्रीम था, ऐसे रिवर राफ्टिंग का ड्रीम था। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे जब जो इस विभाग में मौका मिला, मैं टी बोर्ड का चेयरमैन टी गार्डन में, तो मैंने पूरे पौड़ी जिले से लेकर रुद्रप्रयाग से लेकर सब चमोली में गैरसैंण सब टी गार्डन लगा दिए। मैं रेशम का मंत्री लगा, मैंने सैलाकुई में फैक्ट्री लगाई। उससे पहले उत्तराखंड में रेशम तो पैदा होता था, ककून बिक जाता था, लेकिन कपड़ा रेशम की फैक्ट्री नहीं थी, मैंने सैलाकुई में लगवाई। दून मेडिकल कॉलेज हरक सिंह ने बनाया, उत्तराखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी हरक सिंह ने बनाई, नर्सिंग काउंसिल मेरी बनाई है उत्तराखंड में, पैरामेडिकल काउंसिल मेरी बनाई है, सिनार मेडिकल कॉलेज मेरा बनाया हुआ, आरवनाथ मेडिकल कॉलेज मेरा बनाया हुआ, रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज के जमीन और बिल्डिंग मेरी बनाई हुई है। तो हमने तो जिस विभाग में रहा हूं मैंने किया है। ऑर्गेनिक बोर्ड जो है मेरा कराया, सीड सर्टिफिकेशन मेरा बनाया हुआ। नहीं तो 10-15 लोग थे उस ऑर्गेनिक बोर्ड में, सीड सर्टिफिकेशन में। तो मैंने पूरे देश के अंदर ऑर्गेनिक खेती कैसी होती है, ऑर्गेनिक सब्जियां कैसे होती हैं, उसको लेकर मैंने पूरे उत्तराखंड को मजबूत किया उसमें मैंने। तो मुझे तो जब जिस विभाग में, आज रेवन्यू विभाग का मैं मंत्री रहा, केवल कर्नाटक में, बेंगलोर में, मैसूर में, मतलब कर्नाटक में, और नंबर 2 पंजाब में था कंप्यूटराइज खाता खोदनी। पंजाब में उतना अच्छा नहीं था, लेकिन कर्नाटक में तब भी था। तो मैं मैसूर गया था अपने अधिकारियों की टीम को लेकर, मैंने वहां अध्ययन किया, और आज जो हमारा खाता खोदनी कंप्यूटराइज दिख रही है, ये मेरे 2002-3 में मेरे बनाई हुई है उत्तराखंड में। उससे पहले तो वही हाथ से लिखा जाते थे खाता खोदनी।
आपदा प्रबंधन का जो ढांचा जिला स्तर पर था, एक सचिवालय में एक टीन शेड में एक आपदा प्रबंधन का वो था ऑफिस, जिला लेवल पर आपदा प्रबंधन की इकाइयों का गठन मैंने किया। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमें तो जब जो मौका मिला जो कर सकते थे उत्तराखंड के लिए, और कोई ऐसा नहीं कि हमने किसी पे, ये एज ए मंत्री में हमारा फर्ज है करना। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई बार लोगों को हजम नहीं होता। अब जो हमारे हाथ में वो कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं क्या कर सकते हैं। अब मुख्यमंत्री बनना हमारे हाथ में नहीं है, वो भैया वो जनता के हाथ में भी नहीं है। जनता के हाथ में भाजपा को सरकार लाना है पर मुख्यमंत्री बनाना नहीं। जनता के हाथ में कांग्रेस सरकार लाना है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मंत्री कौन बनेगा, ये जनता के हाथ में नहीं है। अच्छा। यही हमारे हाथ में केवल विधायक बनना है। विधायक में अपने जनता का आशीर्वाद, और मेरे भाई जनता भी तभी तो आशीर्वाद देती है जब मैं जनता के जो उस पे सोच है उस पर खरा उतरता हूं। बिल्कुल। तो लोग तो एक बार विधायक बनने के लिए तरस जाते हैं, मैं 2 बार विधायक बनने के लिए तरस जाते हैं। मैं तो 6 बार विधायक रह गया हूं, पिछली बार नहीं लड़ा। नहीं तो उत्तराखंड में 2, 7, 12, 17 सब जीता ना, और विधानसभा अलग अलग। 2 और 7 में लहसुन से, 12 में रुद्रप्रयाग से, कहां लहसुन रह गया कहां रुद्रप्रयाग रह गया, और 17 में कोटद्वार से। तो हरीश जी, मैं आपसे ये बात जानना चाहूंगी कि आप कहते हैं कि आपके आकलन आपके लिए गलत हो सकते हैं, पर आपके जो राजनीतिक आकलन है वो कभी गलत नहीं होते। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो 2027 में क्या आकलन आपका क्या कह रहा है? अभी जल्दबाजी है, अभी जल्दबाजी है, और अभी कांग्रेस को जो है मेहनत करने की जरूरत है। अभी तो जो मैं बहुत साफ बताऊं, जनता नाराज है भाजपा से, इसमें जनता नाराज है, नौजवान नाराज है, लेकिन उस नाराजगी को कांग्रेस अपने पक्ष में कर सके उसके लिए कांग्रेस को मेहनत करने की जरूरत है। उसके लिए कांग्रेस को जो है वो करने की जरूरत है। तो इसलिए मैं सही आकलन, चुनाव का जब 10-15 दिन रह जाएंगे, 1 महीना रह जाएगा, तो मैं मतलब 22 में भी शुरू में मुझे लग रहा था कांग्रेस सरकार आ रही है। अच्छा। लेकिन जैसे टिकटों का वितरण हुआ, कांग्रेस वहीं पे हार जाती है जहां पे टिकट का वितरण। मुझे लग गया था कि आप नहीं आ रही सरकार, और आप विश्वास करोगे नहीं करोगे, मैं सैलाकुई से चला एक दिन, यहां से डोयला होते हुए और लैसडोन तक, जबकि वहां मेरी बहू लड़ी थी। लेकिन मैंने पहले ही कह दिया था हार रहे। कारण क्या है कि मैं कुछ आंकलन ऐसे करता हूं, मैं देखता हूं कि झंडा घर पे लगाए, छत पे लगाए या पेड़ पे लगाए। अगर पेड़ पे लगा तो किसी का भी लगा सकता है, कोई भी लगा सकता है, दुकानों पे भी कोई लगा देता है। लेकिन अगर 2 मंजिले के छत पे लगा हुआ है, मैंने आपके छत पे झंडा लग गया, बीजेपी ने लगा दिया, और आप बीजेपी की नहीं है, तो या तो आप उसको उतार देंगे कि यार कहीं मेरे को लोग दूसरा पार्टी को सोचेंगे ये तो बीजेपी की है, या कांग्रेस का झंडा है कांग्रेस की है, तो आप उतार देंगे। लेकिन आप जब कट्टर होंगे तो झंडा लगा रहेगा आपका। तो मैंने आकलन करके बता दिया था कि नहीं सरकार आ रही है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने राजस्थान में बताया, इस बार जयपुर में बैठे थे, चुनाव प्रचार होने से 2 दिन पहले, जब प्रचार बंद होना था, वहां के प्रदेश महामंत्री ने मुझसे पूछा, राहुल जी आपका क्या आकलन है? मैंने कहा अभी 4-5 दिन पहले तुम जो है 60 सीट से कम आ रही थी, और अब तुम्हारी 70 सीट आएंगे, 70 ही आई। जब केजरीवाल जी जो है 28 सीटें आई थी, मैंने मोतीलाल वोरा थी, शीला दीक्षित बैठे थे, जयप्रकाश अग्रवाल बैठे थे, अहमद पटेल भाई ने मुझसे पूछा क्या स्थिति है राहुल जी? मैंने 30 के आसपास आएंगी आम पार्टी सीटें। मेरा ये कहना था तो शीला दीक्षित और जयप्रकाश अग्रवाल तो आग बबला हो गए कि कौन सी सीट जीत रही है आम पार्टी, कौन सी सीट जीत रही है आम पार्टी। मैंने जी मुझे नहीं पता कौन सी सीट जीत। जब 28 सीटें आई तो समझ में आ गया। एक बार जब मैंने भाजपा 96 में छोड़ी थी, भाजपा ने तो मुझसे बोला एक एक सीट महत्वपूर्ण है हमारे लिए, सरकार बन रही है।
मैंने कहा 160-65 सीटें आ रही हैं पार्लियामेंट की आपके अंदर, 162 आई। अभी मधुसूदन मिस्त्री विजय भवन के साथ में गया था, जब विजय भवन चीफ मिनिस्टर था 2014 में, मधुसूदन मिस्त्री की भाई कुछ आंकलन कर रहे थे। मैंने साहब क्यों कर रहे हो, 40-45 सीटें हारी हैं कांग्रेस की पूरे देश में, 45 से नीचे आई थी। तो मेरा आंकलन इस देश की राजनीति में, क्योंकि देखिए मैं एक तो मिलिट्री साइंस का विद्यार्थी रहा हूं, इंटरनेशनल रिलेशन का अध्ययन किया है, और दूसरा मैं बचपन से पॉलिटिक्स करता रहा हूं। तो पूरे अभी तमिलनाडु के बारे में तो मैं ठीक से नहीं कह सकता, आंध्र प्रदेश के बारे में, पर देश की राजनीति के लिए और उत्तर प्रदेश की राजनीति के मामले में तो मैंने जो आंकलन कर दिया, आज तक मेरा आंकलन फेल नहीं हुआ। अब उत्तराखंड के लिए क्या कहना है आपका? देखिए आज अगर कांग्रेस ने ठीक से मेहनत करी, लाख हमारे कुछ साथी मेरे से कहते हैं अरे हम पे कैंडिडेट नहीं है चुनाव लड़ाने के लिए, जरूरत नहीं। 1991 में जब भाजपा के 19 में से 15 सीटें जीती थी, मैं निशंक की खुशामद करता रहा। पोखरियाल भवन में जो एडवोकेट हैं पोखरियाल जी, उनके घर पे इसका ऑफिस था, इनके अखबार का सीमांत वार्ता का। निशंक जी लड़ लो चुनाव, सेवंदन नोटल के खिलाफ, मामा बोलते थे सेवंदन नोटल को, मैं उनके खिलाफ कहां लड़ूंगा चुनाव। मैं पूरा दिन जिद करता निशंक जी चुनाव लड़ो। 91 की बात बताऊं, कंडारी जी को लाया, मैं चखोली ब्लॉक गया, वहां से लाया उनको कि लड़ो चुनाव लड़ो। तो कोई सोचता था कि ज्ञानचंद जो है उत्तरकाशी से विधायक हो जाएगा, बरबलाल जोंटो को हरा देगा? कोई सोच ही नहीं सकता था। तो ऐसी कोई हमारे कुछ साथी आजकल बहुत सीनियर नेता मुझसे कह रहे राव जी यार हमारे पास तो चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट ही नहीं, सब नेता लोग तो चले गए बीजेपी में। तो जब लहर बनती है ना, जनता मन बना लेती है, फिर ये नहीं देखता कोई कि वो बड़ा नेता छोटा नेता। जीती ना बीजेपी 19 में से 15 सीटें जीती ना 1991 में, 96 में जीती ना 17 सीटें 19 में से। तो जब माहौल बनता है फिर नेता खुद पे खुद पैदा हो जाते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस बार माहौल कांग्रेस के पक्ष में है, भाजपा के खिलाफ है। भाजपा के खिलाफ है, मैं कांग्रेस पक्ष में नहीं बोलूंगा, भाजपा के खिलाफ माहौल है। अब उस माहौल को कांग्रेस के पक्ष में हम कैसे लाएं, इसके लिए हमको वो काम करना है। और इसलिए मैंने शुरू कर दिया बिना स्वार्थ के। मैं आज कोई प्रदेश का कोई पद नहीं है मेरे पास, केंद्र का कोई पद नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं लगाऊं। मुझे चौबड़काल से थोड़ी चुनाव लड़ना, मुझे कुर्दा से थोड़ी चुनाव लड़ना, या मैंने सिनर से थोड़ी चुनाव लड़ना, लेकिन मैं दौरा कर रहा हूं, कार्यकर्ताओं खड़ा कर रहा हूं, उनको जोश भर रहा हूं, जिससे कि जो है माहौल बन जाए। माहौल बनाया मैंने, अभी तो 1 हफ्ता हुआ, अभी तो मैंने पिच पे खेलना शुरू किया है। अभी अगले 3-4 महीने में आप देखोगे तो लोग एक तरफा होगा, माहौल ऐसे बदल जाएगा। सारे उद्योगपति भी फिर तो एक बार जब माहौल बन जाता ना तो पैसा ये सब चीजें बेहद छोटी हो जाती है। फिर तो लोग पैसा भी देते हैं, चंदा देते हैं खूब पार्टी के लिए। देखो राजनीति के लिए जो महत्वपूर्ण है, लोग कुछ भी कहे लेकिन वो सच है। चर्चे पर्चे और खर्चे। चर्चाओं में रहो, पर्चा पोस्टर वर लगते रहे, बैनर लगते रहे, नॉमिनेशन करते रहो, पर्चा भरते रहो। तो चर्चे पर्चे और खर्चे, खर्चा भी करना पड़ता है, नहीं तो पैसे। अब आजकल कोई आएगा तो चाय तो पिलाओगे उसको ना, तो चाय में पैसा तो लगेगा ना, उसको बिस्कुट खिलाओगे तो पैसा लगेगा ना। अब इधर जब से मैंने आज से 5-7 दिन पहले मेरे को मिलने के लिए कम लोग आते थे, दिन भर में 2-4 लोग आते थे। अब स्थिति ये हो रही है मेरे की, दिन भर में रात को 11 बजे तक तो दिन भर तो कार्यक्रम में रहता हूं, और आजकल मैं जिम भी नहीं कर पा रहा हूं। इतने लोग सुबह ही पहुंच जा रहे हैं मिलने के लिए, बारिश हो रही है, उस बारिश में भी लोग पहुंच गए मिलने के लिए। तब तो उनको चाय भी पिलानी पड़ती है, उनको कोई चाय नहीं पीता उनको फ्रूट्स खिलाने पड़ते हैं, तो वो उसमें तो पैसा लगता ही है ना। अब मैं पौड़ी जिले में दौरे पर गया तो गाड़ी में तेल भी भरा होगा, मोबाइल में न्यूज बना रहे हैं, मोबाइल में भेज रहे हैं, तो नेट का खर्चा भी बढ़ रहा है। तो चर्चे पर्चे और खर्चे,
ये तीनों चीजें रहे तो भैया फिर वाह वाह है, जय होती है, तो वो होगा। अच्छा हरीश जी, मैं इसको अब थोड़ा सा आपसे एक राजनीति से हटकर आप आम आदमी की तरह आप इस बात का मुझे बताइएगा कि जैसे राजनीति में तो पक्ष विपक्ष होते रहता है, ये सब बातें चलती रहती है, पर इसके अलग जैसे जो आपके अपोजिशन जो पार्टीज होती है उसमें कई सारे लोग ऐसे होंगे जो आपके बहुत अच्छे दोस्त होंगे, तो उनसे मतलब अच्छे से आज भी बातचीत होती है? हाँ होती है या फिर चाय पे कभी चर्चा कर लेते हैं? हाँ होती है। मैं तो संबंध हमेशा अच्छा रखता हूँ। व्यक्ति, ये राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह, व्यक्तिगत अलग है, मतलब अच्छे से बातचीत। मैं देखिए, अटल जी थे और इंदिरा गांधी थी, सदन में लड़ते थे, बाहर जो है सब आपस में एकजुट से रहते थे। राजनीति को एक खेल की तरह लेना चाहिए कि हम फुटबॉल की मैच, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बैटिंग करेंगे, अपनी टीम को जिताने के लिए काम करेंगे। अच्छा, आपको मतलब सबसे अच्छी बातचीत किससे है आपकी? सबसे है मेरी, अब सबसे। लेकिन अब भाजपा में एक बुराई क्या है, इनका दिल बहुत छोटा हो गया, ये तो बस डरते हैं बात करने के लिए, सोचते हैं, कुछ घमंड भी हो गया इनमें। ये तो मेरी सभी से होती है, मेरे सुबोध दुनियाल से भी, मदन कौशिक से भी, धामी से जरूर मेरी ऐसे 1-2 बार मुलाकात हुई, लेकिन कम मुलाकात हुई। अब ये छोटा स्टेट है ना, यहाँ तो क्या है कि अगर धामी को मिलने चले गए, अब मैं तो ले ही नहीं रहा हूं गुलदस्ता, लेकिन उसको दूंगा तो लोग उसी को, अब एक बार कोई अभी आजकल वायरल कर लोगों ने, उस समय जब मैं भाजपा सरकार में मंत्री रहूंगा तो किसी मीटिंग में हम लोग हंस रहे होंगे, खाना वाना खाते हुए, किसी बात पे दोनों हंस रहे होंगे, तो लोगों ने आजकल उसी वीडियो को वायरल कर रखा है कि हरक सिंह रावत के ठाके हंसी। तो छोटी सोच भी है लोगों की, कुछ लोगों की यहाँ। तो सर, इस पॉडकास्ट को हम थोड़ा सा वाइंड अप करेंगे। आपके साथ मैं एक छोटा सा गेम खेलना चाहूंगी, हैशटैग। मैं आपको कुछ नाम दूंगी, आपको उन्हें कुछ हैशटैग टाइटल देने हैं। तो सबसे पहला नाम है सीएम धामी। वो धामी क्या क्या धामी बोलते हैं उसको, धाकड़ धामी तो नहीं है, छोटा भाई जरूर है पर धाकड़ धामी नहीं है। ओके, रितु खंडूड़ी। अब मैं छोटी बहन, व्यक्तिगत रूप से छोटी बहन कह सकता हूं, लेकिन एक क्योंकि महिला है इसलिए मैं कोई शब्द नहीं दे रहा हूं, लेकिन मेरे उसके बारे में ये धारणा बनी है कि जैसे, अब क्या शब्दों में उसको, मतलब ना समझ बोलूं या क्या बोलूं मैं। चलिए इसको कर लेते हैं, हरीश रावत जी। एक कहावत है हमारे यहाँ उत्तराखंड में कहो या हिंदू में, हिंदू सनातन धर्म में, काला ब्राह्मण मीठा ठाकुर। अब इस कहावत को लोग कोई अन्यथा न ले भाई, अगोरा जमार, पहले थी, पुरानी कहावत थी। तो हरीश भाई कैसा है, मीठा ठाकुर। तो ये सब लोग के मीठा आदमी जो है ठाकुर मीठा नहीं हो सकता। ओके ठीक है। राहुल गांधी। राहुल गांधी जी जो है, देखिए मैं बहुत साफ कर रहा हूं, मैंने एक दिन राहुल गांधी के सामने, कोई हिम्मत नहीं कर सकता कि मंच पे, राजपुर रोड के एक होटल में मैंने मंच पे उनके अपने भाषण में उनके कोई टिप्पणी कर दी, उनपे कोई हिम्मत नहीं कर सकता था, सच्चाई बोली, ठीक है। लेकिन आज जो पार्लियामेंट में, और जिस तरह आज राहुल गांधी जी है, जो विपक्ष की भूमिका नेता के रूप में भूमिका निभा रहा है, अब मेरा ही नहीं पूरे देश के लोगों का भरोसा हो गया और एक अच्छे दिल का इंसान है। हैशटैग बता दीजिए आप, राहुल गांधी को क्या हैशटैग देना चाहेंगे? एक इंसानियत है उस व्यक्ति के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है पीएम मोदी। लच्छेदार भाषण करते हैं। सुबोध दुनियाल। दिल का अच्छा है, मुंह फट है। अनुकृति गुसाई जी। अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है, समझदार है, और इसी तरह मेहनत करते रहेगी तो लंबा अच्छा भविष्य है। अच्छा ठीक है, रैपिड फायर राउंड करेंगे, जल्दी जल्दी अपने एक वर्ड में अपने जवाब देना है, जो आपके मन में पहले आ जाए बस वो आपका जवाब होना चाहिए।
उत्तराखंड की राजनीति के लिए एक शब्द क्या कहेंगे? इस समय बहुत खराब, इस समय जैसे कौरवों वाली जैसी कौरव पांडवों की स्थिति थी महाभारत में, इसमें कौरवों का जैसा राज्य है देश के प्रदेश में। देहरादून के लिए एक शब्द, आपके लिए देहरादून क्या है? देहरादून अच्छा था, लेकिन इस समय तो बिल्कुल स्मार्ट सिटी के नाम पर जो है एक तरह से धोखा है। आपकी जिंदगी का सबसे इमोशनल पल कौन सा था जी? अब मेरी जिंदगी में तो हर पल ही इमोशनल होता है। मैं क्योंकि बहुत भावुक हूं, मेरा मीन राशि है ना, तो मीन राशि के लोग वैसे भी बहुत भावुक होते हैं, इमोशनल है। फिर भी और मैं एक चीज बता दूं, मैं क्या होता है, मैं जब दिमाग से काम लेता हूं तो मेरे निर्णय बिल्कुल सही होते हैं। लेकिन अभी आप मेरे पे रोने लगोगे, अब कोरदारे की बात मैं कर रहा हूं। एक दिन एक महिला ने मुझसे कहा, साहब मेरे बच्चे की फीस जमा करनी है, रोने लगी। मैंने 1 लाख रुपए दे दिया उसको। दूसरे दिन उसने एक्टिवा खरीद के घूम रही बाजार में 10 लाख के। लोगों ने मुझे कहा कि अरे राहुल जी आपने तो उसको 1 लाख दिया था। अच्छा, मैं सबके सामने दिया था। एक महिला मुझे एक दिन पैसे फिर किसी बीमारी के नाम पर पैसे ले गई, वो गाय खरीद के ले आई, बीमारी के लिए पैसे लिया। अब मैं कभी कभी सोचता हूं कि मुझे जैसे मेरे सामने अगर आंसू बहा दिया किसी ने तो मेरा दिमाग ऑफ हो जाता है और दिल काम करने लगता है। तो जब भी मैं दिल से निर्णय लेता हूं ना, मेरे निर्णय हमेशा गलत होते हैं। तो मेरी जिंदगी का जो सबसे इमोशनल वो था जब उत्तराखंड का आंदोलन चल रहा था और 7/8 तारीख रात को पौड़ी में लाठीचार्ज हुआ था। और उसके बाद दूसरे दिन फायर ब्रिगेड की ट्रक गाड़ी पलट गई थी, ड्राइवर मर गया था। और वो जो सीन था मेरे सामने, एक तरफ से लोग फायर पथराव कर रहे हैं, एक तरफ से लोग पुलिस गोलियां चला रही है, वो बहुत ज्यादा मेरी जिंदगी का बहुत इमोशनल क्षण था पौड़ी में वो दिन। ठीक है, कभी अगर वापस भाजपा को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा, करेंगे हाँ या ना? नहीं, इसलिए मैं सफाई नहीं दे रहा हूं, लेकिन इन्होंने दुखी, देखिए मैंने जब ज्वाइन किया था, मैं एक बात कह रहा हूं, भले आपने 1-2 शब्दों में कहा था, वो तो मैंने कह दिया कि नहीं। जब मैं भाजपा में 2016 में ज्वाइन किया था, मैं अजय भट्ट जी अध्यक्ष थे, मैंने मंच से बोला था कि अब मैं जिंदगी में भाजपा में रहूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा भाजपा। मैं कभी किसी पार्टी को दिल से मतलब नहीं छोड़ता हूं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि उन्होंने निकाल दिया मुझे। बहुत भावुक भी थे उस समय, आप का वीडियो आया था, बहुत काफी। हाँ, मैं मुझे लगता है कि भाई ऐसे क्या पाप कर दिया मैंने, जो पाप कर रहे हैं वो तो तुम्हारे साथ रह रहे हैं। हाँ, ये ठीक है, मैं इंसान हूं। देखिए मैं ये नहीं करूं, मैं बहुत हर मामले अच्छे हो सकता है, मैं जिंदगी में बहुत सारी गलतियां करता हूँ, होती हैं मुझसे भी गलतियां, लेकिन इसको ये नहीं कि मैं दिल से नहीं कोई गलतियां करता हूं, मैं इमोशनल होके तो गलती हो सकती है मुझसे। ठीक है, आपका पसंदीदा खाना? देखिए मुझे भिंडी की सब्जी और खुद की बनाई हुई, बहुत अच्छी भिंडी बनाता हूं मैं। ओके। और हरी सब्जी, राई की, पालक की हरी सब्जी, वो भी मैं बहुत अच्छी बनाता हूँ। और आपका फेवरेट सिंगर, जिसको अक्सर सुनते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, जिनके गाने? लता मंगेशकर। ठीक है, और सीएम धामी के लिए एक शब्द या एक संदेश आप अगर देना चाहेंगे तो क्या होगा? देखिए उसमें बहुत छोटी उम्र में आगे बढ़ गया, मुख्यमंत्री बन गया, और मैं अपने छोटे भाई से कहूंगा कि वो अभी समय है, कुछ चीजें जज्बातों से ऊपर उठकर, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर इस प्रदेश के हित में और प्रदेश के हित में जो अच्छा काम हो सकता है वो करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे शो में आए। तो ये थे हमारे साथ हरक सिंह रावत जी, और जिनसे हमने ढेर सारी बातें करी, और 2027 की आगामी चुनाव में जो उन्होंने अपने रणनीतिक आकलन बताए हैं, उसके हिसाब से क्या उनका रिजल्ट रहेगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई पर्सनालिटी के साथ। तब तक देखते रहिए नेशन 1 अनस्क्रिप्टेड।